नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 20 मई को बिहार में लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है। एक तरफ जहां सभी पार्टी के नेता अपनी अपनी तैयारियों में लगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा खेल होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार का सियासी पारा हाई हो गया। दरअसल तेजस्वी यादव का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार का शरीर तो वहां, लेकिन मन यही। हालांकि इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव का इशारा किस ओर है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको तेजस्वी यादव का ये बयान सुनवाते। अरे चाचा जी पटे, चाचा जी को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला। अभी रोड शो में नहीं देखे कैसे लूट कर यहाँ लग रहा था। हम तो बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ। उनको नीचे खड़ा कर दिया मोदी जी, अपने ऊपर खड़ा और अपने मुंह पे लाइट बढ़वा रहे हैं। और चाचा बेचारे इन्हें उन्हें तक किया रहे। आपको बहुत पीड़ा हुई। देखो एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव किस तरह से कह रहे हैं कि चाचा का शरीर वहां है लेकिन मन तो यहीं। हालांकि उनका ये भी कहना है, उन्होंने रैली को लेकर भी तमाम बातें कही हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को मंच पे नहीं रखा गया, उनका मन उदास लग रहा था, उनका मुंह उतरा हुआ। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, जेडीयू प्रवक्ता मधुरेंद्र पांडे जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, राजनीतिक विश्लेषक अजीत नाहर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मैं प्रीति जी से लेना चाहूंगी। प्रीति जी, क्या लग रहा है आपको, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेल होने वाला है क्या? सबा जी, ये सभी सिगुफा है। अभी जो हार के हताशा से जो अपेक्षा जो कर रहे हैं राजद सुप्रीमो और उनकी पूरी टीम और इंडिया अलायंस के लोग कि ये लोग अपनी बढ़त हासिल कर रहे हैं, दरअसल ये घोर निराशा में है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो परफॉर्मेंस हो रहा है, जनता का जो स्नेह हम लोगों को मिल रहा है, इससे ये हताशा और निराशा में है। इसलिए फिजूल की बयानबाजी कर अपने दिल को तसल्ली देने में लगे हुए हैं। लेकिन ठीक है, कुछ तो ख्याल अच्छा है कि आप किसी ख्याली पुलाव पकाकर आप अपने दिल को थोड़ी देर के लिए तसल्ली दे दे, तो ये ठीक है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो ये लोग सोच रहे हैं, अरे भाई आप किस आधार पर आप जीतेंगे? कौन सा ऐसा आधार आपने अभी तक खड़ा किया है जिसके बदौलत जनता आपके पक्ष में खड़ी नजर आए? इंडिया अलायंस के लोगों ने अभी तक इनके दलों को जब भी जहां भी मौका मिला, चाहे किसी राज्य में या हमारे देश में, सत्ता की बागडोर जब जब इनके हाथों में रही है, तब तक ये भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर ये पहुंचाए हैं। ये हमारे देश के लोगों को ठगने का काम किए हैं और इनके शासन काल में सारी व्यवस्थाएं भंग हुई हैं। इसलिए इनको कोई अधिकार नहीं है कि लोगों के बीच जाकर वो जनता का समर्थन मांगे। दूसरी तरफ हमने मात्र 10 वर्षों के अपने शासन काल में भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो करके दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। हर वर्ग, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, हर लोगों का ख्याल मोदी जी ने रखा है। 10 वर्षों में लोगों को यह फील हुआ है कि सुशासन की व्यवस्था का सीधा संबंध आम जनता से है। आम जनमानस प्रशासनिक व्यवस्था से सीधे जुड़े हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से, सुशासन के माध्यम से जो उनके लिए विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो कागजों तक सीमित नहीं है। वो बाबू अफसर शाही का वो क्या गुलाम नहीं रही है, बल्कि वो सीधे तौर पर धरातल पर उतर कर लोगों को लाभ देती हुई दिख रही है। यह एनडीए सरकार की योजना का कमाल है। और आज हर वर्ग में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हमें दरअसल तेजस्वी जी को चिंता इस बात की है कि जिस वोट बैंक को अपनी पपौती समझ कर रखे थे, माय समीकरण के आधार पर जो अभी तक उन्होंने राजनीति की, उस माय समीकरण में भी बहुत बड़ा सेंध लगता हुआ दिख रहा है। आज मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़कर एनडीए के पक्ष में मतदान कर रही हैं। जिन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिन्हें ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली है, वो सब लोग आगे बढ़कर मतदान में
कर रही है, कतार में खड़ी दिख रही है, वो एनडीए शासन और मोदी जी का गुणगान करती हुई दिख रही है। तो ये फर्क है। इसी बात से घबरा कर तेजस्वी जी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कुछ भी कहकर अपने दिल को तसल्ली दे दे, लेकिन परिणाम तो नियति ने नियत कर रखी है कि वो 400 के पार हम लोग सीटें लाकर देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। विपक्षी के पास कोई हथियार नहीं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं, वो बिना मुद्दे के कभी सनातन पर गाली, कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान, कभी हिंदू मुस्लिम की बात, ये करके वो सिर्फ लोगों को बरगलाने में लगे हैं। लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता बिल्कुल अब सभी चीजों को समझ चुकी है कि किसने उनको ठगा है और किसे मौका मिलने पर उनके लिए काम करके दिखाया है। तो हर चीजें निश्चित रूप से हमारे सामने है और विजय हमारी होगी। ठीक है प्रीति जी, सीधा रुख करते हैं प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, एक बात तो है, तेजस्वी यादव ने भी आखिर संकेत तो दे दिया है कि चाचा के लिए दरवाजा अब भी खुला है। इतनी ठोकर खाने के बाद भी आप लोग चाचा के लिए अब भी दरवाजा खोल कर रखे हैं। हालांकि लालू यादव ने भी एक बार कहा था कि दरवाजा तो खुला ही है, जो आना चाहे आ जाए, यानी कि अब भी चांस है। सवा जी, आपकी बात का जवाब हम देंगे, लेकिन उसके पहले प्रीति शेखर जी ने कई बातों का जिक्र किया है, तो उनका हम जवाब देना चाहेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी घबराए हुए, तो घबराया हुआ कौन है वो आज इसको समझने की जरूरत है कि देश के इतिहास में पटना में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोड शो करने पर विवश हो गए, रात्रि विश्राम किए और अगले दिन जो है वो लोग जहां चुनाव हो रहा था उसके निकटवर्ती लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार पे जाते हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके अलावा दूसरे राज्य के तमाम मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मंत्री और कैबिनेट मंत्री, केंद्र सरकार के तमाम मंत्री लगे हुए हैं, दौड़ा पे दौड़ा किए जा रहे हैं। और चरण दर चरण आप देखिए, मतदान का जब चरण दर चरण, 1 चरण 2 चरण 3 चरण जब बीत रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या शब्द जो है बराबर बदलते रह रहा है। वो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कभी मटन, कभी मंगलसूत्र, मतलब हर चरण में उनका जो है शब्दावली जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये समझने की जरूरत है कि हताश और निराश कौन है। सबसे पहली बात है कि 10 वर्षों से, अभी बखान कर रही थी प्रीति शेखर जी की, 10 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है, तो 10 वर्षों से जो केंद्र में सरकार है, तो आज देश में बेरोजगारी दर जो है वो 46 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर क्यों है? क्यों आज देश का 83% युवा बेरोजगार है? क्यों हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर हैं? क्यों हम मानव विकास सूचकांक में 134वें नंबर पर हैं? और समझने की बात है सवा जी कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो वायदा किया गया था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, विशेष पैकेज देने का, और तमाम इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वायदा करके गए थे कि यहाँ बेतिया में वायदा किए थे, अभी मुजफ्फरपुर में जिस ग्राउंड पर उन्होंने अपना जनसभा करने का काम किया, वो जो एयरपोर्ट का ग्राउंड था उसको खुलवाने के लिए 14 में भी बोले, 19 में भी बोले, अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। तो सवाल उठता है। दूसरी बात है कि बिहार में 39 सांसद 2019 में इनको बिहार की जनता ने देने का काम किया। तो 39 सांसद जो बिहार की जनता ने दिया, 39 सांसदों का जो विकास निधि है, आप देख लीजिए, एक लीडिंग अखबार में उनका विस्तृत विवरण दिया गया है कि कितना प्रतिशत उन्होंने अपने विकास निधि का उपयोग अपने क्षेत्र में करने का काम किए। आधा से अधिक सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 25% राशि जो है विकास कार्य में लगाए हैं, और आधा सांसद ऐसे हैं जो 50% भी उपयोग नहीं कर पाए हैं। अब सवाल उठता है कि जो सांसद अपने विकास निधि का भी ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर पाता हो विकास करने के लिए, बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए, और वो पैसा वापस चला जाता है, फिर किस मुंह से इनको दोबारा जनता चुनने का काम करेगी? और 4 चरण का मतदान जो हुआ है उसमें आप देखिए कि 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में मत प्रतिशत में हर एक चरण में कुछ ना कुछ गिरावटें आई है। चौथे चरण में भी 3-3.5% का मतदान में गिरावट आया। तो ये समझने की जरूरत है कि मतदाताओं में उदासीनता है। मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से जो है आक्रोशित है।
जो केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में जो है सरकार है इनकी 17 वर्षों से, तो आक्रोशित है। यही वजह है कि वो लगातार जो है गिरावट आ रही है। तो समझना तो इनको है, और हतोत्साह और हताश कौन है ये तो समझने की जरूरत है। ठीक है और रहा प्रमोद सिन्हा सवाल जी, आप, फिर आप करेंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए पहले, उसके बाद मधुरेंद्र जी के पास जाएंगे। बिल्कुल आप ही के सवाल का हम जवाब दे रहे थे, आप बोल रहे हैं। देखिए हमारे नेता जिसे रविवार को रोड शो करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सोमवार को हमारे नेता ने जो बयान दिया उसी बयान पर आज जो है विमर्श के लिए उस बयान पर आप लाए हैं। तो आप समझिए उस बात को हमारे नेता ने क्या कहा। हमारे नेता ने कहा कि उन्होंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे, और उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। उनका भी मन है कि वो 24 में जाएं, 14 वाले 24 में जाएं। तो उसी संदर्भ में उन्होंने वो बातें कही थी। और उन्होंने एक बात और कही कि जो इस तरह से रोड शो में माननीय मुख्यमंत्री जी को खड़ा किया गया था नीचे में, और उनके हाथ में कमल का फूल दे दिया गया था, वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके हाथ में कमल का फूल दे दिया गया था। तो यही सब बातों को लेकर के उन्होंने ये संदर्भ में बातें कही हैं। और अभी चुनाव चल रहा है, अभी हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, और जनता बनाम मोदी की लड़ाई है, जनता बनाम एनडीए की लड़ाई है, मुद्दा बनाम एनडीए की लड़ाई है। और जो राज्यवासी हैं वो मुद्दा को चुन करके जो है केंद्र सरकार को इस बार हटाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है प्रमोद जी, सीधा रुख करते हैं मधुरेंद्र यादव पांडे जी का। मधुरेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको? हालांकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं नरम रुख तो है नीतीश कुमार के लिए, और 18 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है। कहीं तेजस्वी यादव कोई जाल तो नहीं बिछा रहे हैं? वो जो नरम रुख है ना, आवाज जा रही है सब्बा जी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी आवाज आ रही। वो जो नरम रुख, वो जो नरम रुख, जी जी, वो जो नरम रुख है, वो चुनाव में हार को देखते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी का वो जुमलेबाजी है। नीतीश कुमार जी ऐसे वैसे राजनीतिज्ञ थोड़े हैं। जिस नेता को हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में कॉन्फ्रेंस में राउंड टेबल पर क्लाइमेट लीडर बोला गया था, क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दी गई थी, वो नीतीश कुमार जी बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए सोचते हैं, बिहार के विकास की पटकथा लिखते हैं। और उन्होंने अपने शासन काल में 19 वर्षों का जो शासन काल चल रहा है, बेहतर शासन और प्रशासन देने का काम किया है, सुशासन देने का काम किया है। तो तेजस्वी प्रसाद जी जान रहे हैं कि वो जीरो पर आउट हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जुमलेबाजी फेंक कर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ताकि लोग, जनता उनके झूठ में आ जाए। लेकिन ऐसी कोई सच्चाई है नहीं। जनता उनके बहकावे में, जनता उनके द्वारा कितना दिग्भ्रमित कर ले, जनता उनके जाल में फंसने वाली नहीं है। क्योंकि इनके द्वारा जो 15 वर्षों का शासन झेला है बिहार की जनता ने, वो बखूबी तरह से दर्द से पीड़ित है और जानती है कि जंगल राज क्या होता है। और जंगल राज हम नहीं कह रहे हैं, जंगल राज बिहार की जनता नहीं कह रही है। जंगल राज देश की सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञा दी थी। देश के जो सीबीआई के डिप्टी डायरेक्टर थे यूएन विश्वास, उनको याद जरा कीजिए कि जब लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाले में गिरफ्तार करने की नौबत आई थी, तो उन्होंने इसी हाई कोर्ट में अर्जी देकर सेना की मांग की थी। इतनी गुंडागर्दी थी। बिहार की जनता पुनः जंगल राज को पुनरावृत्ति आने नहीं देना चाहती है, गुंडा राज नहीं आने देना चाहती है। इन लोगों पर जीरो पर आउट करने के लिए बिहार की जनता चट्टानी एकता के साथ जाति, धर्म और दल से ऊपर उठकर एनडीए के पक्ष में खड़ा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो भी बयान है वो सब जुमलेबाजी है। ठीक है मधुरेंद्र जी, एक बात और बताइए। तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि वो चाचा जी का काम कर रहे हैं। चाचा जी भी चाहते थे जो 14 में आए वो 24 में नहीं आएंगे, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, सब जुमलेबाजी है। देखिए ना, अब उस लायक भी, बोलने लायक भी नहीं रहेंगे अगले विधानसभा चुनाव में। वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है कि बोलने लायक भी हैं, तनी खड़ा भी हो गए हैं, मंच पर जाने भी लगे हैं। ना तो कहाँ जमीन दोज हो चुके थे, ये तो खुद जानते हैं कि इनकी क्या औकात है, बिहार में क्या कुवत रह जाएगी अगले विधानसभा में। बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में खड़ा है और बेहतर शासन और सुशासन, क्योंकि बिहार की जनता को जब
उनकी जब मूलभूत जन सुविधाएं मिलेगी, मूलभूत जरूरतों की जब पूरा कोई भी सरकार करेगी तो जनता उसके फेवर में रहेगी, उसके साथ रहेगी। जो माननीय नीतीश कुमार जी देने का काम किया, अमन चैन देने का काम किया, बेहतर शासन सुशासन देने का काम किया, हर सुख सुविधा देने का काम किया, क्यों जंगल राज में जाने के लिए बिहार की जनता तैयार रहेगी? सवाल ही नहीं उठता है। धर्मेंद्र जी, तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि 5 लाख नौकरियां दी है, 8 लाख भी दे देते हैं अगर चाचा नहीं पलटते तो। अरे बाप रे, तेजस्वी यादव की कौन सा कलम चला है? कौन सा संविधान में है कि एक डिप्टी सीएम नौकरी देने लगे? जिस तरह उनके पिताजी लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हमने मंडल आयोग का आरक्षण लागू किया, किस हैसियत से मंडल आरक्षण लागू किया उन्होंने? भाई, देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, बीपी सिंह जी ने आरक्षण लागू किया। लालू प्रसाद जी तो एक बार भी मंडल आयोग के बैठक में गए नहीं, वो तो अति पिछड़े के धुर विरोधी रहे हैं। अति कर्पूरी फार्मूला जो आरक्षण लागू करने की मांग थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उसके तो धुर विरोधी रहे हैं वो। तब जाकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाय, नगर निकाय और पंचायत में, यहाँ तक कि हर जगह महिलाओं को और अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया है। राजद वाले को कहने का काम है, झूठ जुमलेबाजी करना काम है, वो अब जनता फंसने वाली नहीं है। चलिए मधुरंजन जी, ठीक है, सीधा फिर आपके पास आएंगे। सीधा रुख करते हैं अजीत नाहर जी का, राजनीतिक विश्लेषक का। अजीत नाहर जी, जैसा कि तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, चाचा जी का शरीर तो वहां है लेकिन मन यही, तो ये कुछ सियासी मायने हैं इसके, या फिर ये सिर्फ हवाई जुमले? देखिए, चाचा जी का तो मन बड़ा चंचल है, पता नहीं कब किस तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव की राजनीतिक परिपक्वता है। पिछले 4-5 सालों में देखेंगे तो राजनीति का जो नफरत हमारे सामने आई है, अपरिपक्वता सामने आई है, एक अलग ही दिशा में भारतीय राजनीति जा रही है। जो पहले सामंजस्य होता था, अलग अलग पार्टियों के नेता भी एक दूसरे से मेल अजीत नाहर जी, आप थोड़ा लाउड बोल सकते हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है वो। पिछले 5 सालों में जो हमने नफरतें बढ़ते देखी इस देश के अंदर में, वो कुछ कम होगी। ये एक व्यंग्यात्मक रूप से एक दिया गया बयान भर है। इसको इतना सीरियसली अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ले रही है, उसके नेता ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से मामला गड़बड़ है इस वक्त में एनडीए को लेकर के। तो ये तो दिख रहा है मार्केट में। और ग्राउंड की जो रिपोर्ट है इस वक्त में, तेजस्वी यादव एक बड़े नेता बन करके उभर रहे हैं। लालू यादव की जो सोच थी, जो सही उत्तराधिकारी को उन्होंने चुना है, और जो हाजिर जवाबी लालू यादव जी के पास में थी एक जमाने में, जिनको सुनना पसंद करते थे, अटल जी भी पसंद करते थे, तो उस वही परिपक्वता यहाँ, बल्कि मुझको लगता है कि उससे आगे कहीं जाएंगे तेजस्वी यादव। तो उनकी एक चुटकी भर लेना और उस पर पूरा देश को उलझ जाना, तो समझिए कि कितना बड़ा मतलब आगे विजन है तेजस्वी यादव का। तो निश्चित रूप से ये एक सिर्फ व्यंग्य था और उसमें ही उलझ के रह गई एनडीए पूरी। तो रही बात नीतीश कुमार जी की, तो इस वक्त में तो निश्चित रूप से वो संन्यास की ओर जा रहे हैं, मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है। और जिस हिसाब से कल जो हम सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा करके वो स्टेज पर खड़े थे, तो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक पतन तो हो चुका है। तो उन्होंने जो डिसीजन निर्णय लिया, ऐसा नहीं नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम नहीं किया। मैं भी जब मुझे याद है कि 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 5 सालों के अंदर में उन्होंने काफी अच्छा शासन किया था। लेकिन उन्होंने ये जो बार बार दल बदल करके जो कार्यक्रम किया, उसके कारण से उनकी जो मार्केट वैल्यू वो पूरी खत्म हो चुकी है। अजीत जी, हालांकि नीतीश कुमार ने जब पहले एनडीए का साथ भी छोड़ा था, तो यही कहा था कि उनकी पार्टी सिमटती हुई लग रही थी। देखिए, एक बार 2 बार अपने निर्णय को बदलना अलग बात है, बार बार ये जो निर्णय बदला जाता है। और राजनीति में आपकी आइडियोलॉजी नहीं है, मतलब आप समाजवाद के चेहरा बनकर के उभरे थे और आज आप फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, जो बिल्कुल निश्चित रूप से अलग सोच रखती है। बात विचारों के विभिन्नता की है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग है, वो अपनी सोच पर बिल्कुल सही काम कर रही है, उनकी सोच ही वही है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम गैर हिंदूवादी हैं, वो हिंदूवादी ही बात करती आई है। तो वो जो कर रही है, वो वही जो कह रही थी वही तो किया उन्होंने, कुछ अलग नहीं किया। तो अगर इस देश की जनता को चाहिए कि हमें राम मंदिर चलेगा, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें 370 हटाइए, हमें महंगाई चलेगी, हम 100 रुपए की जगह 500 रुपए का पेट्रोल ले सकते हैं, 400 की जगह 4000 का सिलेंडर अगर ले सकते हैं, तो इस देश की जनता को चुनना है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देश की जनता को चुनना है तो 500 रुपए का पेट्रोल भी अगर भरवाने में सक्षम है, तो बिल्कुल मोदी जी को चुनिए। तो फिर उसके बाद में फिर क्या होगा? लेकिन ये आने वाला समय जो है, ये चुनाव जो सिर्फ है, ये 2024 का चुनाव नहीं है, ये पूरा देश के भविष्य का चुनाव है। निश्चित रूप से यहाँ पर कई सारे गलत निर्णय मोदी सरकार ने भी लिए हैं, इनको सोचना होगा। हो सकता है इस बार वापस बहुमत में आ जाए, लेकिन आने वाला समय देश हित में इनको सब लोगों को साथ में लेकर के चलना होगा। जैसे पूर्व में सभी राजनीतिक दलों के लोग रहे, चाहे वो उस जमाने में नेहरू रहे हों, अटल जी रहे हों,
सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने की कोशिश की है। वो कोशिश यहाँ उसका अभाव नजर आता है। एक किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में जाने का जो हमारे राजनीति में जो आ गया है पिछले 4-5 सालों में, ये बहुत दुखदायी है, क्योंकि ये देश को आजादी जो हमने अंग्रेजों से दिलाई है, तो सभी कम्युनिटी का इसमें अपना योगदान रहा है। तो हम सिर्फ आज हमारे मानस में तो ये बन गया कि पाकिस्तान से हम लोग शायद 1947 में लड़ करके आजाद हुए थे, तो हमारे दिमाग में 4 से 5 सालों में ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है। बल्कि लड़ाई तो हमारी अंग्रेजों से हुई थी, जिसमें सभी कम्युनिटी ने उसमें भाग लिया, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो यहाँ पर हम क्या भेदभाव करना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री से एक उम्मीद कर सकते हैं, कम्युनिटी को सपोर्ट करें, तो दूसरी कम्युनिटी को सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री सभी के हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं। वो 542 सांसद चुनना है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छे सांसद अगर ये देश चुनेगा तो एक अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री का चुनाव इस देश में कभी भी नहीं हुआ ना होगा, तो यहाँ पर हमें अच्छे सांसद चुनने की जिम्मेदारी है। तो तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, बिल्कुल उनका राजनीतिक परिपक्वता है, एक युवा है, और निश्चित रूप से उन्होंने कम समय में अच्छा काम करने की कोशिश की है। जो पूर्व के जो उनके आरोप है, ये वो तो सब चलता रहेगा राजनीति में, लेकिन हमें ये देखना यहाँ 2024 से हम देश को आगे कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो हम सभी राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो मुझको लगता है कि सही एक बात बताइए, और इसको पॉजिटिव बिहार में 4 चरण का चुनाव हो चुका है, 5वें चरण का चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है आपको? अगर बिहार की 40 सीटों की बात करें तो क्या एनडीए पिछड़ती हुई दिख रही है? मुझे बिहार में 50-50% मामला नजर आता है। 20-20 सीट दोनों बराबर है, 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, जो ग्राउंड रिपोर्ट तो यही कह रही है हमारे हिसाब से। और ओवरऑल अगर इंडिया की बात करते हैं तो बीजेपी यहाँ पर 250 के अंदर में नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो बाकी के जो सपोर्टर हैं उनके, जो एनडीए घटक दल हैं, उनका बड़ा अहम रोल होने वाला है कि वो किस तरफ जाएंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो लोग किसी भी ईडी या सीबीआई के डर से अगर वो इस पाला बदल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब उनको मौका मिलेगा तो वो 1 मिनट देरी नहीं करेंगे मोदी जी को छोड़ने में, ये भी सच है। तो यहाँ पर ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और 1 जून की शाम है और वहां से 4 जून तक का जो वो बड़ा महत्वपूर्ण समय इस देश के लिए, पूरा देश उसकी तरफ नजर है। और जो कम वोटिंग हुई है उसके कारण से एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है पूरे देश में। आप देखेंगे जिन जिन जगह बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर तो वोटिंग अच्छी हुई है, मतलब स्टेट का फेवर में वो जाता है। लेकिन जब बीजेपी की सरकारें हैं जहाँ स्टेट्स में, वहां पर वोटिंग कम होना निश्चित रूप से एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। तो मुझको लगता है कि अभी देश में इक्वल आ गया है, ये चुनाव बिल्कुल इक्वल हो चुका है, बराबर हो चुका है, तो ये किसी भी दिशा में जा सकता है। बहुत कम मार्जिन पर मुझको लगता है निर्णय आएंगे यहाँ पर। जी चलिए ठीक है अजीत जी, सीधा रुख करते प्रीति जी का। प्रीति जी, एक बात सुनने में आ रही है कि चाचा पलटे नहीं थे, आप लोगों ने हाईजैक कर लिया है। सबा जी, अब तो तेजस्वी जी अब कुछ भी कह सकते हैं। दरअसल उन्हें बिहार में जो एक स्वाभाविक सा गठबंधन माना जाता है भारतीय जनता पार्टी और जदयू का, इन दोनों ने अपनी एक सुशासन की व्यवस्था से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत ही अच्छा हमारे एनडीए ने काम किया, और लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिला। युवतियों को, लड़कियों को स्कूली सुविधा जो शिक्षा की होनी चाहिए, उन्हें हर मामले में उनके लिए वो अच्छा दिखा। महिलाओं के लिए अच्छा दिखा कि शराबबंदी हो गई, उन्हें पंचायती निकाय चुनाव में 50% आरक्षण का लाभ मिला। तो जब एक तो बिहार में इतना काम हुआ, और केंद्र में जब पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छा काम हो गया, और जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू सहयोगी बन गई, तो यहाँ तो सोने पर सुहागा हो गया। जो कि 40 के 40 सीटें जीतने के हमारे लक्ष्य को वो पुष्ट करता है यह गठबंधन। तो इसको देखकर, इसके पूरे प्रभाव को जानकर तेजस्वी जी बिल्कुल बेचैन है। अब वो अपने मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहे हैं कि नीतीश जी अभी भी चले आए तो उन्हें, जैसे कि आजकल वो नीतीश जी की उपलब्धि को वो अपना बताकर लोगों को पूरा माइक लगा कर चिल्ला कर जो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, तो नीतीश जी के क्रेडिट को वो अपना बता रहे हैं। तो उन्हें फिर से वही मौका चाहिए अपने, क्योंकि उनके पास तो मौका था, जिन मंत्रालय को वो का कार्यभार वो संभाल रहे थे, उनमें तो उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। उनके परिवार के लोगों को जब यहाँ पर मौका मिला, तो यहाँ पर आपने देखे होंगे कितने दंगे हुए, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा, किस कदर से लोगों का चलना दूभर था, महिलाएं अपने घरों में
कैद रहती थी, तो वो शासन व्यवस्था को लोगों ने देखा, जो जंगल राज के नाम से पूरे देश और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि लालू जी का शासनकाल कैसा था। तो अब जबकि उनको लगता है कि हमारा एक वर्ग हमारे पास आ जाए तो हम शासन सत्ता में आ जाए, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं प्रमोद जी की भी बातों का मैं जवाब देना चाहूंगी। प्रमोद जी के कहने के तात्पर्य से ऐसा महसूस होता है कि उन्हें देश में विकास की रोशनी दिखाई नहीं पड़ रही। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, अवगत कराना चाहती हूँ कि भाई मेरे, आपके पिछले मैं 70, 60, 65 वर्षों में मैं पीछे नहीं जा रही, मैं सिर्फ 10 वर्षों का ही मैं तुलनात्मक अध्ययन करती हूँ कि मोदी जी का 10 साल और मनमोहन जी का 10 साल, उस 10 वर्षों में क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 वर्षों में 2014 से पहले इस देश में मात्र 16 IITs थे, लेकिन अब उसके बाद हम लोग 23 IITs का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। उससे 14 से पहले मात्र यहाँ पर 13 IIM थे, अब 30 हैं, और ट्रिपल IIT सिर्फ 9 थे और अब 25 हैं। पहले राष्ट्रीय महत्व के संस्थान सिर्फ 75 थे और अब वो लगभग 150 के लगभग हैं। तो यह परिवर्तन हुआ है और लोगों को दिख रहा है। आपको दिखे न दिखे, राजद के लोगों को दिखे न दिखे, कांग्रेस के लोगों को दिखे न दिखे, लेकिन आम जनता को यह दिख रहा है कि उन्हें गरीब कल्याण वर्ष के तहत कोविड की मार के बावजूद भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। उन्हें दिख रहा है कि 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैसे आयुष्मान योजना से आच्छादित किया गया है, और उन्हें यह दिख रहा है कि कैसे 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें संवारा गया, उनके घर के, उनके सपनों का घर बनाया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का शौचालय निर्माण कर उन्हें इज्जत घर से नवाजा गया है। ये उस वर्ग के लाभुक देख रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जिन्हें दिखाई पड़ रहा है वो मजबूती से जाकर मतदान केंद्र में लाइनें लगाकर वोट कर रहे हैं, वो बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। हर जगह से मैं तो कई रिपोर्टों को देखती हूँ, टेलीविजन चैनल में कई जब मतदान होते हैं तो मैं गौर से सुनती हूँ कि क्या कहती है जनता। जनता स्पष्ट रूप से कहती है कि जिन्होंने हमारे लिए किया हम उनके लिए वोट करेंगे, हमारे लिए विकास का मुद्दा है। तो ये लोग जो कांग्रेस RJD के लोग लड़ाने वाली मानसिकता अभी तक रखते थे, जिनके शासन काल में सबसे ज्यादा दंगे हुआ करते थे बिहार में, अब वो विकास की दुहाई दे रहे हैं, और विकास की ऐसी दुहाई दे रहे हैं जो दूसरों पर आधारित है, जो नीतीश जी ने करके दिया, अब उसी को वो अपना मतलब माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, यही तो कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती हुई दिख रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज, आप अपने परिवार की सीट बचाने में रहिए। आपके लिए, आपके तेज प्रताप जी के लिए, आपके नेता के लिए एक कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है, उनको आप मंच से धक्के देकर गिराते रहिए। सवाल 1 मिनट, RJD की संस्कृति तो यही है कि आप वैन में बैठकर अंदर खाते रहिए और अपने कार्यकर्ताओं को कुचल कर आगे बढ़ने का फरमान जारी करते रहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की कार्य संस्कृति यही रही है कि मंच पर एक अच्छे दायित्ववान कार्यकर्ताओं को धक्का देकर आप गिरा दीजिए, और राष्ट्रीय जनता दल के जो सूबे के जो इसके संपोषित लोग हैं, उनकी मानसिकता तो यही है कि उनको समाजवाद बोलते बोलते सिर्फ परिवारवाद पर सिमट कर जाना है, क्योंकि उन्हें सिर्फ लालू जी को इस उम्र में, बीमारी की इस हालत में, सिर्फ मीसा जी और मोहिनी जी के लिए समय मिलता है, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रीय जनता दल के और नेता कार्यकर्ता उनके परिवार के, उनके पार्टी के हिस्सा नहीं है। उनके लिए उनका समाज, सिर्फ उनका परिवार ही यही दिखता है बिहार राज्य में। जनता देख रही है सभाजी और प्रमोद जी, चाहे उनके दल के कोई नेता कितना भी बोल ले, लोग स्पष्ट हैं वोट देने के मामले में कि विकास के कार्य प्रमोद जी का रुख करेंगे। प्रीति जी एक बात बताइए, कहीं कोई टेंशन तो नहीं है एनडीए में? क्योंकि अगर देखा जाए तो वोटिंग प्रतिशत तो कम है, ये बात तो आपको भी मानना पड़ेगा कि लोग वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों, आखिर ऐसा हो क्या रहा है? बिल्कुल सभाजी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। उसमें भी सुस्त दिखी वोटिंग। सभाजी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि वोटिंग प्रतिशत गिरा है, लेकिन इस वोटिंग प्रतिशत को गिरने में अभी मौसम की मार भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि सभी दलों के लिए चिंता का विषय है।
कि इतने ज्यादा तापक्रम में बहुत लोग नहीं निकलना चाहते हैं। हम लोग चाहे ग्रामीण इलाकों की बात करें या फिर मतदान केंद्र में जो व्यवस्था रहनी चाहिए, अब बहुत बुजुर्ग लोग जाते हैं, अगर वहां पर टेंट पंडाल न लगा हो, शायद नेटवर्क इश्यू है कुछ। जी प्रमोद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सवा जी, अभी हम सुन रहे थे मधुरेंद्र पांडे जी को भी और प्रीति शेखर जी को भी कई सारे सवाल उठाए इन लोगों ने। एक सवाल मधुरेंद्र पांडे जी ने भी उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो मधुरेंद्र पांडे जी सवाल बहुत है, तो हम एक एक सवाल को शॉर्ट में ही जवाब दे देते हैं। जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था 2018 में, तब जो कि सत्ता के संरक्षण में बालिका गृह का संचालन होता है और कितनी लड़कियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से जो व्यवहार हुआ हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये इनको समझने की जरूरत है। और यहाँ के केस को दिल्ली साकेत कोर्ट में भी तो ट्रांसफर किया गया था। इन सब सवालों पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। 1990 से 2005 और 2005 से 2024 के बीच जो एनसीआरबी का आंकड़ा है, वो मेरा आंकड़ा नहीं है, उसका ये लोग अध्ययन करें। अभी कुछ दिन पहले पटना के एक लीडिंग अखबार में छपा कि राजधानी पटना में 2 माह के भीतर 44 हत्याएं और 243 गंभीर अपराध की घटनाएं हुई है। सिर्फ पटना की बात कर रहे हैं। इन सब बातों पर ये मौन हो जाते हैं। इसके अलावा ये कह रहे थे कि कुवत और औकात। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना अभिभावक ही कहते हैं। और जब 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में, चूंकि प्रीति शेखर जी का भी कुछ प्रश्न का जवाब इसी में मिल जाएगा इनको, कि 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जब हमारे नेता ने सबसे पहले 10 लाख सरकारी नियुक्ति देने की बात कही थी, तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, कहां से लाएगा पैसा, बाप के घर से लाएगा, जेल से लाएगा। कई सवाल उठाए थे जिनका जवाब जो है तेजस्वी जी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने देने का काम किया। आप लोग भी वहां पर मौजूद थे। 2 साल इनकी सरकार रही। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसमें मात्र 12,000 वोट के अंतर से हम लोग पिछड़ गए। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी। 2 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने एक भी नियुक्ति देने का काम नहीं किया। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार अगस्त 2022 में बनती है और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है, और जो हमारे विभाग हैं, खास करके जो शिक्षा विभाग और तमाम विभाग जो हमारे पास थे, हमारे माननीय जो मंत्री थे, वो न प्रस्ताव बना करके कैबिनेट में ले गए। जब कैबिनेट में कोई प्रस्ताव किसी विभाग से जाता है, उसके ऊपर न चर्चा होती है और मुहर लगता है। ये इन लोगों को समझ में नहीं आता। अगर सारा काम अगर मुख्यमंत्री ही करें, सारा काम अगर प्रधानमंत्री ही करते हैं, तो फिर कैबिनेट मंत्री का क्या महत्व है, ये बताइए। इसको समझने की जरूरत है ना। और हम समय की कमी है, मधुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, एक सेकंड में जवाब देते हैं सवाल जी, फिर आप मधुरेंद्र जी के पास जाइए। ठीक है। सवाल उठता है कि 80 विधायक हमारे थे और हम उस सरकार में थे, तो हम अपनी उपलब्धि को भी नहीं बताएं। जो जातीय गणना हुई, केंद्र स्तर पर हम लोगों ने मांग किया कि जातीय गणना देश भर में कराएं, क्यों नहीं करा लिए। हमारी महागठबंधन की सरकार जब थी तभी बिहार में जातीय गणना हुआ और आरक्षण के दायरा को 50% से बढ़ा करके हम लोगों ने 75% तक करने का काम किया। बहुत सारी, चूंकि आप बोल रहे हैं कि समय की कमी है, बहुत सारा बात था जो इनको जवाब हमको देना था। आज जनता इनको जवाब दे रही है। जो मुद्दा है, मुद्दा बनाम जी मोदी की जो लड़ाई है ना, आज जो मतदान के माध्यम से, वोट के माध्यम से चोट करने का काम बिहार की जनता कर रही है और देश की जनता कर रही है। 4 तारीख को जब मत परिणाम आएंगे ना, तब इनको समझ में आएगा। और अभी तो ये लोग फील गुड में है, इंडिया शाइनिंग में जी रहे हैं। 2004 में जो स्थिति थी ना, वही स्थिति फिर इस बार होने जा रही है। चलिए ठीक है, मधुरेंद्र जी जवाब दीजिए। प्रमोद जी, आप अपने कार्यकाल की उपलब्धि को जनता के बीच में ले जाना चाहिए था ना। नौकरी नौकरी बार बार नौकरी रट रहे हैं। नौकरी किनकी दी हुई है? शिक्षा मंत्री उस समय कौन थे? विजय कुमार चौधरी जी थे। 7 निश्चय पार्ट 2
मधुरेन्द्र जी किस शिक्षा वक्त जब मंत्री नीतीश विजय कुमार चौधरी नहीं थे। आप फिर गलत सुनिए बात ना बोलिएगा श्रीमान, तो बोलने से क्या लाभ आप होगा ये सात बताइए। 9 आप अगस्त सुनिए तो 2022 पहले, को 7 महागठबंधन की नीचे सरकार पार्ट बनी 2 और 15 7 अगस्त नीचे पार्ट 2 2022 को में 10 लाख माननीय नौकरी देने का मुख्यमंत्री पटना संकल्प के था। गांधी मैदान से उस कहते हैं, आपके तो शिक्षा मंत्री किसी गांधी दिन, मैदान से कहते हैं कि उन्होंने जो 10 लाख इनके नौकरी शिक्षा देने की बात कही है, वो इनके हम शिक्षा देंगे। मंत्री तो इनके शिक्षा मंत्री एक दिन तो ऑफिस में भी नहीं गए कि क्या प्रपोजल रखेंगे, क्या करेंगे। सारा दिन तो माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का दिया हुआ है, उन्हीं के प्रपोजल से, उन्हीं के कार्यनीति में ये सब प्रपोजल रखा गया था, जो कि किस डेट में विजय कुमार चौधरी और जी ने सुनिए ना, प्रपोजल लाया था? और रही आप बता दीजिए। अपराध की जो आप संख्या गिना रहे हैं, अपराध की जो संख्या गिना रहे हैं, मानते हैं कि अपराध बढ़ा है, तो अपराध बढ़ा है तो कोई अपराधी एक अन्य मार्ग का शोभा नहीं बढ़ा रहा है, जबकि आपके कार्यकाल में एक अन्य मार्ग का शोभा बढ़ाता था, कोई रेपिस्ट था। अरे आप ही का ना प्रतिनिधि जी सब रेप करते रहा IAS सब ब्यूरोक्रेट्स के साथ, भूल गए उस चीज को, और उस चीज को भूल गए, उसको कहीं नहीं बताते हैं। अभी आप देखिए ना, अभी महागठबंधन के सरकार में, महागठबंधन के सरकार में आपके नवादा के विधायक क्या क्या नहीं किए बताइए। जो महिला खिलाड़ी थी, आप हरण करता एक अन्य मार्ग का शोभा बढ़ाता था, और आप बात कर रहे हरण का उद्योग खुलवाए, सारे कल कारखाने आपने बंद करवा दिया, सारे कल कारखाना आपके कार्यकाल में बंद हुआ। मधुरेन्द्र जी, मेरा एक सवाल है हमारे आप दोनों नेता जब रेल मंत्री हाँ, बने बोलिए। तो बिहार में 4 उद्योग लगाने का काम किया। आप लोग कितना प्लीज उद्योग सवाल लगाए भी सुन बताइए। लीजिए। प्रमोद जी, सवाल भी सुन लीजिए आप दोनों जी। अगर बात नौकरी की करें तो क्रेडिट लेने की होड़ तो हर तरफ मच रही है। आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने नौकरी दी है, इधर आरजेडी वाले कहते हैं उन लोगों ने नौकरी दी है, लेकिन जो कमियां आई है उसका जिम्मेदार कौन है? उस पे तो आप लोग कोई बात नहीं करना चाहते, चाहे कोई भी हो, उस पे कौन बात करेगा? उसकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेना चाहता। सवाल किससे किस है? चीज की कमी की बात करते हैं? किस चीज की कमी, क्या सवाल है आपका सभा जी? मैं बोल रही हूँ कि क्रेडिट लेने की होड़ तो नौकरी पे मची है, सब लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, चाहे जेडीयू वाले हो या आरजेडी वाले हो, लेकिन जो जो कमियां आई थी एग्जाम के टाइम में भी, जो गलतियां हुई थी, जो जैसे पेपर लीक हो गया था और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, उसका जिम्मेदार कोई नहीं लेता है। हमारे महागठबंधन के सरकार जाते ही पेपर लीक हुआ है, और एक वरिष्ठ मंत्री इस सदन के भीतर बोलते हैं कि सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता है। और हम देखिए अभी 10 वर्षों से इनकी केंद्र में सरकार है, 30 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं। हमारे नेता ने तो कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 30 लाख रिक्त पद को भरेंगे, उसके अलावा नए 70 लाख पद को सृजन करेंगे। ये हमारा 5 साल का रोड मैप है। ये लोग बताएंगे इनका सिर्फ जुमलेबाजी है। लोकसभा चुनाव के बाद अभी जो बचा हुआ जो सीट है, जो भी बात प्रपोजल है, लोकसभा चुनाव के बाद अभी सारी रिक्तियां भरी जाएगी। 10 लाख नौकरी देने का वादा है और 10 लाख लोगों की नौकरी दी जाएगी। अरे भैया, सबका प्रोसेस होता है ना, सबका प्रोसेस होता है कि एक ही दिन में भर दिया जाए। सब जिसका प्रोसेस होता है ना कि एक ही दिन में भर दिया जाएगा, आपके कहने से एक ही दिन में नौकरी दे दी जाती है। एक ही दिन में 30 लाख पद हो गए, एक ही दिन में, उसके लिए भी समय लगा। प्रमोद जी, आखिरी सवाल अजीत से लेना चाहूंगी। अजीत जी, अगर बात करें वोट प्रतिशत की, तो ये तो घट रहा है, तो क्या आखिर रीजन क्या है इसके पीछे? क्या गर्मी की वजह से है, या फिर कहीं ना कहीं जनता किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सभी पार्टियों के लिए टेंशन वाली बात है? बिल्कुल, इतनी गर्मी भी नहीं है, अभी 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अभी पहुंचा है, तो इतनी गर्मी नहीं। देश की जनता तो 48-50 डिग्री का टेम्परेचर भी सहन करती आई है। तो मुझे बताइए 2019 में भी तो यही टेम्परेचर था, कौन सा अलग टेम्परेचर था? और इस वक्त तो थोड़ी बारिश भी हो रही है देश भर में, कहीं कहीं तो तापमान में ठंडक तो आई है वापिस। लेकिन सबसे बड़ी बात है राजनीतिक उदासीनता। लोग पक गए हैं, थक गए हैं। अगर वही चीज, वही बातें हम बार बार करेंगे, कोई भी नेता करेंगे, तो निश्चित रूप से वो पक जाएंगे, वो नहीं जाएंगे वोट देने के लिए। और इस वक्त देश ये मान के इन्होंने 400 पार का जो नारा दिया, तो लोगों के मन में आ गया, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ, जो निश्चित रूप से उन्हें वोट करते हैं, उनके दिमाग में बात बैठ गई कि हम तो जीत चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट था, शुरू के 2 चरण के अंदर में वो बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। आप रिजल्ट देखेंगे तो शुरू के 2 चरण तक तो बीजेपी एक्शन में ही नहीं आ पाई थी। सब लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी अब आसानी से जीत जाएगी, इसलिए लोग वोट देने बाहर नहीं आए। ये निश्चित ग्राउंड की रिपोर्ट है। लेकिन वहीं पर अपोजिट पार्टी के जो वोटर्स थे, जो इंडिया अलायंस के वोटर्स थे, उन्होंने थोक बंद में वोट दिए हैं।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफी सीटों में उलटफेर होने वाला है। और ऐसा कुछ भी मतलब थंब रूल नहीं है। इंदिरा गांधी भी इस देश में चुनाव हारी, अटल जी भी चुनाव हारे। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि मोदी चुनाव नहीं हार सकते। आज अगर बात करें देश में तो मोदी जी के चुनाव क्षेत्र में 500 नामांकन आने की तैयारी थी, लेकिन उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। श्याम रंगीला कॉमेडियन, उनका तो कितने दिन से लगे थे, वो रिजेक्ट कर दिया। तो क्या डर है मोदी जी को कि श्याम रंगीला उनके सामने खड़े हो जाए। इंदौर की बात करते हैं, मैं इंदौर से ताल्लुक रखता हूँ। इंदौर में तो पूरा हाईजेक कर लिया इन्होंने। इंदौर और सूरत दो ऐसी जगह है जहाँ शायद राहुल गांधी भी खड़े हो जाए तो जीत नहीं सकते चुनाव। तो बीजेपी को ऐसा कौन सा डरता है कि वहां सामने कैंडिडेट को बिठाना है, ये सब साहब के नामांकन वापिस ले लेना, ऐसा मतलब क्या बात कि ऐसा सब दूर कर रहे हैं। और आप देखेंगे चुनावी दौर के अंदर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इतने ज्यादा दल बदल कभी भी नहीं हुआ होंगे। तो ये किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि ये देश हम कहाँ जा रहे हैं। और क्या ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा मैंने, मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ, जो विपक्ष पर आरोप लगाता है। जिस प्रधानमंत्री के पास सारे पावर हैं, वो विपक्ष पर आरोप कैसे लगाएगा? वो तो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाएगा ना। तो ये तो फेलियर तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का है कि विपक्ष पर आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का, विपक्ष पर आरोप लगा रहे चोरी का, विपक्ष पर आरोप लगा रहे सारी गलत बातों का। तो प्रधानमंत्री आरोप अगर लगा रहे हैं और उनके पास सबूत हैं, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा की बात करते हैं, 10 साल हो गए तो उन्हें अंदर क्यों नहीं किया अभी तक? सोनिया गांधी की बात करते हैं, उन पर आरोप लगा, उन्हें अंदर क्यों नहीं किया? शीला दीक्षित की फाइल कहाँ है? ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर करते हैं जिनसे खतरा महसूस होता है। ये तो क्लियर है, ये तो दिख रहा है सामने। केजरीवाल को तो समझिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के उससे वापस आ गए ये, लेकिन अब ये 20 दिन बड़े खतरनाक हो गए। एनडीए को देखें तो केजरीवाल के जो 20 दिन है बड़े खतरनाक साबित होने वाले हैं। इस वक्त में आप देखेंगे, आप सोचिए एनडीए अलायंस के पास में कौन से स्टार प्रचारक है मोदी जी के अलावा? कोई भी नहीं। लेकिन आप इंडिया अलायंस के पास देखिए कितने लोग आ चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि मोदी जी के विरोध में कितने बड़े बड़े नेता यहाँ रामबंद हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से आगे दो जो चरण है उसमें और भी फर्क पड़ेगा, ये हमारा मानना है। ऐसा नहीं कि सच हो, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें खराब हो रही है। मोदी जी को भी इस चीज का एहसास है, वो चीजें नहीं होती। तो अब वो ये देश का जो चुनाव है इस वक्त बराबरी पर है, मुझको ऐसा लगता है। तो वोट परसेंटेज जो कम हुआ है उसका फर्क निश्चित रूप से एनडीए को पड़ेगा। तो देखते हैं, बाकी तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा और आप लोगों का ओपिनियन जो आएगा 1 तारीख को, उसमें काफी चीजें साफ हो जाएंगी। जी चलिए ठीक है अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में एक बार फिर से खेला होने के संकेत मिल रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव तो हमेशा लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। हालांकि अब इसके कुछ सियासी मायने हैं या फिर ये सिर्फ हवाई जुमले हैं, ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।